नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती के बारे में। उससे पहले एक जानकारी आपके लिए है। श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर की ओर से एसएससी जीडी का एक ऑफलाइन बैच शुरू है, जिस ऑफलाइन बैच की फीस 8,000 रुपये 3 महीने या परीक्षा जो भी पहले लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको एसएससी जीडी ऑफलाइन बैच से लेकर कोई हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9812015967 पर। आइए आज हम एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज हम भौतिक भूगोल पृथ्वी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करें। एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो है आपका डी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। अब ऐसे दो ग्रह जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, जीरो। सबसे ज्यादा उपग्रह की बात करें तो शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या है। मंगल की बात करें तो मंगल के पास 2 है, फोबोस और डीमोस। अब आओ यहां पर देखते हैं हम बी, टाइटन। टाइटन जो है ये शनि का उपग्रह है और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। कैलिस्टो और लो ये 2 उपग्रह हैं और ये किसके हैं? बृहस्पति के। तो हमसे क्या पूछा गया है? पृथ्वी का। तो आंसर क्या था? चंद्रमा। अब चंद्रमा से संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। चंद्रमा से संबंधित जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, चंद्रमा एक ऐसा पिंड है जिसका परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों समान है। दोनों समान है मतलब परिक्रमण क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। और परिभ्रमण क्या है? जब चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है, जिसे आप घूर्णन कहते हैं। और ये परिक्रमण और परिभ्रमण कितना है चंद्रमा का? तो ये है लगभग 28 दिन। लगभग 28 दिन है ये। वैसे हम 27 दिन 8 घंटे मानते हैं, लेकिन लगभग में आप 28 दिन इसको लिख सकते हैं। आगे देखिए, चंद्रमा का कितना भाग पृथ्वी से दिखाई देता है? तो 59% आपको दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। कहीं पर आपको 57% भी मिल सकता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हो आप उस पर जा सकते हैं। अगर 59 हमें दिखाई दे रहा है तो कितना नहीं दिखाई दे रहा? तो बता देंगे 41। तो 41% जो भाग है चंद्रमा का वो पृथ्वी से नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए, चंद्रमा का जो अध्ययन है
वो क्या कहलाता है? सेलोनोलॉजी। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाएगा? सेलोनोलॉजी। और अगर आपसे पूछे चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति विश्व के, तो आप बता देंगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जिसे अमेरिका ने भेजा था, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व का पहला व्यक्ति है जिसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा है। आगे देखिए, चांद के लिए भारत ने 3 मिशन भेजे। चंद्रयान 1 जो 2008 में गया इसरो ने, दूसरा चंद्रयान 2 जो 2019 में गया, और एक चंद्रयान 3 जो 2023 में गया। और चंद्रयान 3 जो चांद पर उतरा था वो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। आगे देखिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? इसको मैं कह सकता हूं शांत सागर। तो ये कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? जो ये तुल्यकाली उपग्रह, मैं इसे कह सकता हूं भूस्थायी उपग्रह। भूस्थायी उपग्रह। और ये पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है? तो लगभग इसकी ऊंचाई आती है 36,000 किलोमीटर। तो इसमें आंसर ए सही हो जाएगा। ये जो तुल्यकाली उपग्रह होते हैं ये पृथ्वी की परिक्रमा पश्चिम से पूरब करते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? एसएससी एमटीएस 2022 और 23 में आपसे पूछा गया। तो जुड़वा ग्रह कौन सा है? तो आप बता देंगे सी, शुक्र इसमें सही होगा। देखिए, शुक्र पर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं? पहला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से दूरी में दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है? तो आंसर आ गया शुक्र। तो सूर्य से दूरी पर दूसरे नंबर पर। दूसरा देखिए, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र। तीसरा देखिए, सबसे बड़ा दिन शुक्र ग्रह पर। चौथा पॉइंट देखिए, सबसे चमकीला सबसे चमकीला ग्रह। नंबर 5 देखिए, सबसे गर्म ग्रह। सबसे गर्म ग्रह भी कौन सा? शुक्र। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है शुक्र के बारे में। एक पॉइंट और है, नंबर 6 देखिए, किस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं? तो सांझ का तारा और भोर का तारा कौन सा है? शुक्र ग्रह पर। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं शुक्र के बारे में। हमारी जो सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो इसरो है
ये 2024 मतलब इसी वर्ष एक मिशन लॉन्च करने वाला है शुक्र ग्रह के लिए, जिसका नाम क्या होगा? शुक्रयान। तो शुक्रयान मिशन कब लॉन्च करने का प्लान है इसरो का? तो 2024 में ही है और वो शुक्र ग्रह के लिए है। शुक्र जो है एक ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण तो कम है, और इसका परिक्रमण कितना है? 225 दिन। मतलब सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में शुक्र 225 दिन का समय लेता है, तो वो क्या कहलाता है? परिक्रमण। जबकि शुक्र का जो परिभ्रमण है, मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय ले रहा है? 243 दिन। शुक्र अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन ले रहा है, परिभ्रमण है वो। परिक्रमण सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 225 दिन ले रहा है शुक्र। तो देखो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण तो कम है, परिभ्रमण ज्यादा है। देखो आपके सामने 225, 243, ज्यादा क्या है? 243 है। तो परिभ्रमण ज्यादा है जबकि परिक्रमण इसका कम है। बाकी आप कोई भी ग्रह देखिए, सबका परिक्रमण तो ज्यादा मिलेगा और परिभ्रमण कम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पृथ्वी की कक्षा का आकार बताइए। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगा रही है 365 दिनों में, तो वो उसकी जो कक्षा है उसका आकार क्या है? तो देखिए इसमें आंसर आप दे सकते थे सीधा बी, दीर्घवृत्ताकार। और जितने भी नक्षत्र मतलब जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की जो परिक्रमा है वो किस पथ पे करते हैं? तो आप बताते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ पे करते हैं। और इसकी जानकारी हमें किसने दी थी? केपलर ने। केपलर ने सबसे पहले यह सिद्ध किया कि एक दीर्घवृत्ताकार में ये सभी नक्षत्र या ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और केपलर ही वह वैज्ञानिक है जिन्होंने ग्रह की गति का नियम दिया। और रही बात पृथ्वी का जो आकार है, पृथ्वी का आकार ये कैसा है? जियोइड। तो पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है। कई बार आपको जियोइड नहीं मिलेगा तो मिलेगा चपटी अंडाकार। आगे लिखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय। तो सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है उसे पहुंचने में कितना समय लगता है? एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया। ए है 8 मिनट, बी है 6 मिनट, सी है 10 मिनट और डी है 12 मिनट। इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास ए 8 मिनट। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है। अब देखिए अगर यहां पे मान लो मिनट नहीं होता और ये सारे ऑप्शन होते सेकंड में, तो फिर जो 8 मिनट है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 500 सेकंड। तो अगर मिनट में नहीं होता तो आप करते 500 सेकंड, है ना। और रही बात, सूर्य के पास प्रकाश होता है और सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं सभी ग्रह और उपग्रह, क्योंकि ग्रह और उपग्रह के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वो सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, सूर्य के प्रकाश का स्रोत बताइए। तो सूर्य के प्रकाश का जो स्रोत है वो है नाभिकीय
नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन ही सूर्य के प्रकाश का स्रोत है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही एक नाभिकीय संलयन है, जिससे सूर्य हमें प्रकाश देता है। और सूर्य का जो रासायनिक आप मिश्रण देखेंगे तो सूर्य के रसायन मिश्रण में सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन। कितना है? 71%, 71%। फिर इसके बाद है हीलियम। हीलियम कितना है? 26.5%। बाकी जो बच गया वो सब अन्य गैसें हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सूर्य के रसायन मिश्रण में सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? तो आप बताते हैं हाइड्रोजन की 71%। और हाइड्रोजन के बाद किसके? तो फिर आप बताएंगे हीलियम की 26.5%। अब यहां पर तो आपसे देखो क्या पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश पहुंचने में। और अगर मैं यहां लिख दूं चंद्रमा, कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय, तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगता है वो है 1.3 सेकेंड। तो 1.3 सेकेंड में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो आप सोचेंगे चंद्रमा तो उपग्रह है और किसी भी उपग्रह के पास खुद का प्रकाश नहीं होता, लेकिन हाँ, ये सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा में पड़ता है तो चंद्रमा का प्रकाश फिर हम तक पहुंच रहा है। ये इसका खुद का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश लेकर फिर हमारे पास आता है। तो फिर ये 1.3 सेकेंड में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। आमतौर पर निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी से क्वाड्रेंट्स नाम का उल्कापात दिखाई देता है? एसएससी एमटीएस 2021 में आपसे पूछा गया है। ये आपको दिखाई देता है दिसंबर और जनवरी में, और ये आमतौर पर आपको लगभग 3 या 4 जनवरी के आसपास दिखाई देता है। ये उल्कापात, ये जो उल्कापात है, उल्कापात बौछार, इनका बौछार होता है, मतलब मैं इनको कह सकता हूं मीटियोर शॉवर्स। और इन्हें आप पृथ्वी से देख सकते हैं। जैसे ये जो है ये आपको दिसंबर में दिखाई देता है या जनवरी में दिखाई देता है, मतलब दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरुआत में। आमतौर पे आप इसे 3 या 4 जनवरी के बीच में पृथ्वी से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए और भी उल्कापात है जो आप पृथ्वी से देख सकते हैं। जैसे आपसे ये पूछा गया तो आंसर क्या आएगा? दिसंबर जनवरी। इसके अलावा और भी है, देखो कौन कौन से हैं। एक आपके पास है जैमिनिड्स, ये भी आपको दिसंबर के महीने में ही दिखाई देते हैं। तो अगर आपसे पूछते मान लो जैमिनिड्स उल्कापात कब दिखाई देंगे पृथ्वी से, तो आप जब भी आंसर बताते दिसंबर। इसके अलावा और है परसीड्स, ये पूछता तो फिर आप बताते अगस्त महीने में। और इसके अलावा अगर आपसे पूछते मान लीजिए ओरिगिड्स, तो ओरिगिड्स अगर मान लीजिए आपसे पूछ लेते तो ये भी लगभग अगस्त के महीने में ही आपको ये दिखाई देता है। इसके अलावा एक लिरिड्स नाम का भी आता है, ये आपको दिखाई देता है अप्रैल में। तो देखिए बहुत सारे उल्कापात है जो आपको पृथ्वी से दिखाई दे रहे हैं। मैं बता दिया कि कब कब कौन से महीने में दिखाई देता है। इसमें तो आप ए करते दिसंबर जनवरी वाला। आ जाओ अब अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस महीने में पृथ्वी से लाइरिड्स नाम का एक उल्कापात दिखाई दे सकता है? तो मैंने देखो अभी आपको बताया था अप्रैल में। तो आ जाओ फरवरी, अगस्त, अप्रैल, ये सी अप्रैल के महीने में आपको ये दिखाई देगा। आसानी से आप इन्हें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है वो आपका देखिए, इसमें से आप सीधा आंसर कर सकते हैं। इनमें डी
पौधों के द्वारा प्रकाश का संश्लेषण के ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसमें डी आपका सही होगा। एसएससी जीडी 2011 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। पृथ्वी के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो यहां पे पृथ्वी के संबंध में सही कथन पहचानना है। तो इनमें सब एक ही सही होगा, बाकी सारे गलत होंगे। एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया, देखो क्या है। ए है विषुवत रेखा का व्यास ध्रुवों तक बढ़ता जाता है। बी है पृथ्वी का रेडियस ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है। सी है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर पृथ्वी का व्यास घटता जाता है। डी है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर पृथ्वी की त्रिज्या घटती जाती है। अब कथन आपको सही कथन पहचान करना है ना। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। अगर आपसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या क्या है? 6371 किलोमीटर। मतलब मैं कह सकता हूं पृथ्वी की सतह से जो केंद्र है वो 6300 किलोमीटर नीचे है। तो ये पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की सतह से नीचे जो केंद्र है वहां तक का है ये, वही त्रिज्या आप उसे कहते हैं। एक है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे बताइए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास क्या है, तो ध्रुवीय व्यास क्या है, यह आ जाएगा आपके पास 12714 किलोमीटर। यह ध्रुवीय व्यास है। अगर आपसे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास पूछे, विषुवतीय व्यास, तो फिर आप बताएंगे 12756 किलोमीटर। तो 12756 आ जाएगा विषुवतीय व्यास। तो देखिए विषुवत पर व्यास ज्यादा है 12756, और जब विषुवत से ध्रुव पर जा रहे हैं तो 12714 हो जाएगा, घटते चल रहा है। एक आपके पास है पृथ्वी की परिधि, और ये ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर इसकी परिधि है 40008 किलोमीटर। तो 40008 किलोमीटर इसकी ध्रुवों पर परिधि है। अगर पृथ्वी की परिधि अगर आप विषुवतीय देखें तो विषुवतीय आ जाएगी 40075 किलोमीटर। तो अब आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते थे, और जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास बी, पृथ्वी का रेडियस ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक बढ़ता है। तो इसमें बी सही आपका आंसर था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। कोई भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है, ध्रुवीय व्यास बताइए, विषुवतीय व्यास बताइए, त्रिज्या बताइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आमतौर पर ब्लैंक मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास डी 600। तो यहां पे आपको बताना था 600 मीटर। तो 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी पहाड़ी को पर्वत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। किसने भूमि को इस प्रकार परिभाषित किया कि भूमि से तात्पर्य केवल शब्द के सही अर्थ में भूमि नहीं है, बल्कि संपूर्ण सामग्री और बल जो प्रकृति भूमि, हवा, प्रकाश और गर्मी में मनुष्य की सहायता के लिए स्वतंत्र रूप से देती है। तो एसएससी एमटेस 2013 में पूछा गया है, ये आपको एक कोट दिया गया है, पूछा गया है बताइए किसने कहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा बी, ए मार्शल ने। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से किसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? तो देखो पहले तो आप इसको समझिए, यंग फोल्ड माउंटेन्स, मैं इसे हिंदी में मोड़दार पर्वत, या मैं इसे
वलित पर्वत कह सकता हूं, और इंग्लिश में तो आप देख रहे हैं यंगफोर्ड माउंटेन। इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे अगर आप पर्वतमाला देखेंगे तो पर्वतमालाओं के कई प्रकार होते हैं। वलित पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है। तो इसका जो उदाहरण है वो कौन कौन से मोड़दार के? एक हिमालय है, दूसरा है रॉकी पर्वतमाला, तीसरा है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज, और एक है आपका यूराल। इसके अलावा आल्प्स भी है। कौन सा है? आल्प्स, यूराल पर्वतमाला। तो देखिए, ये रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, और यूराल भी एक जो पर्वतमाला है। ये सब किसके उदाहरण है? मोड़दार पर्वत के। तो अब आंसर देखिए आपके क्या क्या है। अरावली है, नीलगिरी है, हिमालय और विंध्याचल है। आंसर आ जाएगा आपका सी, हिमालय इसमें सही आंसर होगा। इनके अलावा बाकी ये है। रही बात ब्लॉक पर्वत की, तो देखिए ब्लॉक पर्वत, इनके उदाहरण हैं। एक आपके पास है ब्लैक फॉरेस्ट, इसके अलावा आपके पास है साल्ट रेंज जो पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा आपके पास है अमेरिका के अंदर स्थित है एक सेहरा नेवादा। ये कुछ पर्वतमाला है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा देखिए इनमें जो बाकी ऑप्शन है, विंध्याचल, तो देखिए उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है? विंध्याचल। तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। रही बात नीलगिरी की, तो देखिए पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन है, का मिलन वो कहाँ होता है? इसी नीलगिरी पर होता है। और इसी नीलगिरी की पर एक चोटी है जिसका नाम डोडा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें देखिए अरावली ए, अरावली तो विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में है। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जो 1722 उसकी हाइट है और माउंट आबू में स्थित है। तो 1722 मीटर गुरु शिखर की हाइट है। अरावली जो पर्वतमाला है वो अवशिष्ट पर्वतमाला का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। पृथ्वी पर प्लेटों की गति को कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? एसएससी एमटीएस 2022 में आपसे पूछा गया। इसमें आंसर आ जाएगा ए, 3 सही होगा। तो ए इसमें आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण। तो भूकंप को दर्ज करने का जो यंत्र, जो उपकरण है, वो आपका आंसर आ जाएगा डी, सिस्मोग्राफ। और जो भूकंप का अध्ययन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फिर ये कहलाता है सिस्मोलॉजी। जबकि जो भूकंप दर्ज करने का जो उपकरण है वो सिस्मोग्राफ है। और भूकंप की जो तीव्रता है, तीव्रता मापने वाला जो स्केल है, वो स्केल तो कई है लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वो रिक्टर स्केल है। कौन सा है? रिक्टर स्केल। इसके अलावा एक रोसीफेरल भी है, एक मर्केली है। ये बहुत सारे स्केल होते हैं, लेकिन व्यापक रूप पर
रिक्टर स्केल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं? तो जहां भूकंप आया है उसे कहते हैं ए केंद्र। एसएससी एमटेस 2013 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है, जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग उत्पन्न होती है उसे कहते हैं फोकस। इंग्लिश में, या मैं इसे कह दूं, भूकंप केंद्र। भूकंप केंद्र। तो जिस स्थान पे भूकंपीय तरंग उत्पन्न हुई उसे आप फोकस कहते हैं। और इसके ठीक बिल्कुल ऊपर यहां पर पृथ्वी की सतह पर जो भूकंपीय तरंगे जहां सबसे पहले महसूस होती है उसे कहते हैं एपीसेंटर। क्या कहते हैं? एपीसेंटर या अधिकेंद्र, आप उसे हिंदी में कहते हैं। तो जहां भूकंपीय तरंगे उत्पन्न हुई उसे आप फोकस या भूकंप केंद्र कहेंगे, और जहां भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस होती है आप उसे एपीसेंटर कहते हैं। और भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, पी, एस और एल। प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग। सबसे विनाशकारी होती है एल तरंग, लेकिन सबसे धीमी गति से चलती है। पी तरंग ये सबसे तेज गति से चलती है, और जो पी तरंग है ये ठोस और तरल दोनों माध्यम से गुजर सकती है, जबकि जो एस तरंग है ये केवल ठोस से गुजरती है। भूकंपों का देश जो कहा जाता है वो आपका क्या है? जापान। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, ज्वालामुखी से पृथ्वी की सतह पर निकलने वाला मैग्मा को क्या कहते हैं? एसएससी जीडी 2023 में आपसे पूछा गया। तो देखिए, 2 शब्द है, एक है लावा और एक है मैग्मा। इन दोनों में आप अंतर समझिए। जब तक पिघली हुई पदार्थ या पिघला हुआ जो चट्टान है जब तक वो पृथ्वी के नीचे रहे तो आप उसे कहते हैं मैग्मा। जब यही पिघला हुआ चट्टान या पदार्थ जब पृथ्वी की दरारों से बाहर आ जाए तो फिर आप उसे कहते हैं लावा। यही आपका ज्वालामुखी है। तो देखिए, ज्वालामुखी से पृथ्वी की सतह पर निकलने वाले मैग्मा जब तक नीचे है, जब तक मैग्मा है, बाहर आएगा तो लावा है। तो क्या कहेंगे? ए इसमें सही हो जाएगा, लावा। ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती है। एसएससी एमटेस 2017 में आपसे पूछा गया। तो इसमें देखिए क्या है, ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त, और तीसरा है शांत। शांत या मैं कह सकता हूं मृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? वो ज्वालामुखी जिनसे सदैव उद्गार होता रहता हो, जिनसे लावा बाहर निकलता रहता है सदैव। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहां पर है? लिपारी द्वीप पर स्थित है, इटली में। और जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी किसका उदाहरण है? एक सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखो, प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जिसमें एक लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में कभी भी उद्गार हो सकता है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं तो जापान का फ्यूजीजामा। अब आ जाओ शांत ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, जिसमें एक लंबे समय से कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में भी कभी कोई उद्गार होने की संभावना नहीं है।
वो शांत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन में क्या था, अक्सर उद्गार होने वाला, तो आपका आंसर आ जाएगा ए, जगर्त ज्वालामुखी, मतलब सक्रिय का मतलब यही होता है। मरत ज्वालामुखी का उदाहरण आप देखें तो म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी इसका एक उदाहरण है। इंडोनेशिया का क्राकाटोवा है। एक ज्वालामुखी है जो आपसे पूछते हैं कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है आप बताएंगे, इक्वाडोर में, इक्वाडोर। एक आपसे पूछते हैं ओजेस डेल सलादो, ओजेस डेल सलादो, ये एक ज्वालामुखी है, कहाँ पर है आप बताएंगे, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। एक है मोनालोआ, मोस्ट इंपोर्टेंट ज्वालामुखी है, ये कहाँ है तो आपको आंसर देना है हवाई द्वीप पर स्थित है ये। तो कुछ ज्वालामुखी होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। भारत में भी है, एक ज्वालामुखी है बेरन अंडमान निकोबार पर, और एक है नारकोडम। ये दो ज्वालामुखी भारत में है, लेकिन बेरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है तो बताएंगे बेरन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है। तो आइए देखते हैं। ए है दिन रात पृथ्वी की दैनिक गति के कारण बनते हैं, ये तो सही है कि दिन रात जो बनते हैं वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण बनते हैं, और पृथ्वी की जो दैनिक मतलब जो परिभ्रमण है वो कितना है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ये पृथ्वी का क्या है, परिभ्रमण है। तो दिन रात इसी से बनते हैं। बी देखिए, ऋतुएं पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण बनती है, ये भी सही है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण है वो कितना है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये पृथ्वी का क्या है, परिक्रमण है। अब आ जाओ सी पर, पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में दैनिक गति पूरा करती है। ये देखो, दैनिक गति मतलब है परिभ्रमण, तो ये भी सही। आपको गलत बताना, तो एक ही बच गया। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 360 दिनों में पूरा करती है, नहीं गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया डी, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर मतलब उसका जो परिक्रमण काल है वो कितना है, 365 दिन है। तो ये गलत हो जाएगा, 360 नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक किस समय पर होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए 22 मार्च, बी 21 जून, सी 3 जनवरी और डी 4 जुलाई। देखिए पहले हम इसको समझे तो दो घटना है, एक होती है उपसौर जिसे इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं। ये जो उपसौर है ये हर वर्ष 3 जनवरी को होता है। अब ये उपसौर क्या है तो देखो, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक, तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक है तो उसे कहते हैं उपसौर, और उपसौर की घटना हर वर्ष 3 जनवरी को होती है, जिसे इंग्लिश में पेरिहेलियन कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है वो है 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो एक तो ये है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है आपके सामने, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक, तो सबसे नजदीक कब है, 3 जनवरी, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3 जनवरी। अब इसमें डी है 4 जुलाई। तो देखिए 4 जुलाई को क्या है, एक घटना है जिसे कहते हैं अपसौर,
अपसोर को इंग्लिश में आप कह देते हैं एपिहीलियन। ये जो अपसोर है ये घटना हर वर्ष 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। और इसका मतलब ये है कि पृथ्वी सूर्य से अधिक दूर, अधिक दूर का मतलब है पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी, और अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। ये मैक्सिमम दूरी है किसकी? पृथ्वी और सूर्य की। और ये घटना कब होती है? 4 जुलाई। तो अगर आपसे पूछते सबसे दूर या सबसे नज़दीक है, सबसे दूर पूछते तो आप देते 4 जुलाई। बाकी यहाँ पे देखो बी है 21 जून। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और देखिए एक और है, पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है वो औसत दूरी है 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो ये औसत दूरी है जिसे खगोलीय एकक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, महाद्वीपीय समूह पर भूपटल की सबसे ऊपरी परत का दूसरा नाम क्या है? तो देखिए इसको समझने से पहले आप ये समझिए, रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में बांटा गया। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। और वो बांटने वाले कौन थे? सवेस नाम के व्यक्ति। तो सबसे ऊपरी कौन सी है? सबसे ऊपरी है सियाल। तो इसको ऐसे लिखते हैं सियाल। उसके बाद कौन सी है? सीमा। और उसके बाद कौन सी है? निफे। तो कौन सी आएगी? निफे। सबसे अंतिम में निफे। तो सबसे ऊपरी परत पूछा है, तो सबसे ऊपरी कौन सी है? सियाल। मतलब मैं इसे कह दूं क्रस्ट। फिर दूसरे पे कौन सी है? सीमा। तो दूसरी पूछते हैं, बताते हैं सीमा, मध्यम वाली, बीच वाली, है ना, इसे आप बोल सकते हैं मेंटल। और जो नीफे है, इस नीफे को हम कहते हैं कोर या कोड, है ना। तो नीफे सबसे अंतिम वाली हो जाती है। तो यहाँ पूछिए सबसे ऊपरी, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सियाल। या जो सियाल है SIA मतलब है सिलिका और एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो सीमा है वो सिलिका मैग्नीशियम है, और जो यहाँ पे नीफे है वो निकेल और फेरस है। तो अब देखिए हमारे पास SSC GD की 3 पुस्तकें हैं। एक SSC GD कांस्टेबल है जो सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी, तर्कशक्ति का संपूर्ण कवरेज है और सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या इसमें दी गई है। एक हमारे पास गत वर्षों का अभ्यास पेपर सेट है जिसमें 2011 से लेकर 2023 तक के सभी पेपर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। इसमें 35+ पेपर आपको मिलेंगे अभ्यास के लिए। और एक हमारे पास सामान्य ज्ञान है जो SSC GD और MTS के लिए है, जिसमें SSC GD व MTS 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज संकलन किया गया है। सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है। धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम SSC GD और अन्य सभी भर्ती से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ और स्टडी मटेरियल भी शेयर करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।